नमस्कार, जी मीडिया की मुहिम भारत भाग्य विधाता में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत भाग्य विधाता में आज बात भारत के भाग्य विधाताओं की ही। जी हाँ, बेहद अहम मुद्दा है आज का, बच्चों से जुड़ा हुआ। आपने और हमने सड़क पर रहने वाले बच्चों को देखा है। आज हम करेंगे इन्हीं बच्चों की बात, जो कि भारत का भविष्य है। कैसे भारत का बचपन अंधकार में सा दिखाई देता है इन बच्चों को देखने के बाद। आज आपको बताएंगे कि कितना बदहाल है भारत में बचपन। आज आपको बताएंगे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चों का क्या हाल है। मुंबई में पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों की गणना की गई है। इसमें क्या चौंकाने वाली बातें निकली हैं, आज के भारत भाग्य विधाता में यही है आज का मुद्दा। और भारत भाग्य विधाता में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसको आपने बड़े पर्दे पर देखा एक्टिंग करते हुए, और कुछ ऐसी एक्टिंग जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्लम डॉग मिलेनियर नाम की ऑस्कर विनिंग फिल्म में काम करने के बाद शोहरत में आई रुबीना कुरैशी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, जो इन बच्चों की जिंदगी को बेहद करीब से जानती हैं। और इसी फिल्म में उनके साथ अहम भूमिका निभाने वाले उनके साथी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा शुरू किए गए मलाला अवार्ड पाने वाली रजिया सुल्तान, जो खुद मुश्किल हालातों से लड़कर यहां तक पहुंची हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मुंबई में सड़क पर रहने वाले बच्चों पर काम करने वाली टाटा इंस्टीट्यूट की सदस्य आशा मुकुंदन भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ है सलाम बालक ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय रॉय। आपके साथ बातचीत को शुरू करूं उसके पहले यह बताना बहुत जरूरी है कि मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक एनजीओ एक्शन एड इंडिया के साथ मिलकर मुंबई की सड़कों पर रहने वाले बच्चों के हालात पर एक सर्वे किया। सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। माया नगरी मुंबई की सड़कों पर 30,000 से ज्यादा बच्चे रहते हैं, और जिनमें से ज्यादातर, दुख की बात तो यह है, ज्यादातर नशे और अपराध का आदी हो चुके हैं। फिल्मों में सड़क पर रहने वाले बच्चों को देखकर तालियां आपने भी बजाई होंगी, लेकिन इन बच्चों की कहानी इतनी फिल्मी भी नहीं। किसी भी बड़े शहर में आपको ये नजारा दिख जाएगा। बेघर, बेसहारा बच्चे ऐसे ही घूमते हुए नजर आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे में, सड़क किनारे सोते हुए, कूड़े के ढेर में। इन्हीं बच्चों के हालात को जानने के लिए मुंबई में एक सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक मुंबई में 37,059 बच्चे सड़कों पर रहते हैं। लेकिन आगे के आंकड़े और खतरनाक हैं। इन बच्चों में से 15% बच्चे ड्रग्स, तंबाकू, व्हाइटनर या शू पॉलिश का नशा करते हैं। इन बच्चों में 70% लड़के हैं। इन बच्चों में 24% अनपढ़ हैं और 78% को ये भी नहीं पता कि वो किस तरह पुलिस या एनजीओ से मदद ले सकते हैं। दिल्ली में ये हालात और खराब हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 50,000 से ज्यादा बच्चे सड़क पर रहते हैं, जो तमाम नशे, भूख और यहाँ तक कि अपराधों के शिकार हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या 2 से 4 करोड़ के बीच है। इनकी संख्या का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि न तो इनका कोई पता होता है और न ही कोई संस्था इन पर नजर रखती है। कभी ये बच्चे घर पर झगड़ों से भागकर सड़क पर रहने लगते हैं, तो कभी बड़े शहरों की चकाचौंध इन्हें खींच लाती है, और शहर में आने के बाद ये ज्यादातर अपने जैसे बेघर बच्चों के साथ ही रहने लगते हैं। इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि सड़कों पर रहने वाले बच्चे गरीबी की वजह से अपने परिवार के साथ ही सड़क पर रहते हैं, जो आमतौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम ढूंढने आते हैं।
और ऐसे मासूम चेहरे आपको अपनी जिंदगी के आसपास भी बहुत आसानी से दिन भर में देखने को मिलते होंगे। घरों के बाहर, चौराहों पर, दुकानों पर, आपके घर में हो सकता है कुछ लोग ऐसे काम करते हो जो कि इन्हीं बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। आज इन्हीं बच्चों के बारे में बातचीत, और ऐसे ही कुछ बच्चे जो कि भारत के भाग्य विधाता हो सकते हैं, उनसे हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या सोचते अपनी इस हालत के बारे में। आइए वो भी सुन लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आने की और यहाँ का सब सामान लेके जाने का, हम लोग कभी कभी कपड़ा पहनने को नहीं रहते हैं और हमें कपड़े की भी मुसीबत पड़ती है। कभी कभी पढ़ाई स्कूल के बैग लेके चले जाते हैं, यूनिफॉर्म लेके जाते हैं, कभी कभी बुक के लिए पैसे नहीं आते हैं। ऐसे से मुसीबतों से ऐसा लड़ के हम यहाँ तक आए। मैं मेहनत करना चाहती हूँ डॉक्टर बनने के लिए बड़े स्कूल में। सपने बड़े हैं, इरादे बड़े हैं, लेकिन कैसे पूरे होंगे? सरकारों की तरह जब हम आंख उठाकर देखते हैं, उनसे जब हम पूछने की कोशिश करते हैं, तो वही वादे मिलते हैं, वही बातें सुनने को मिलती हैं कि हम इन बच्चों का भी ख्याल करेंगे। और यही कुछ कहा महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सावकरे ने। विभाग की ओर से चलाए जा रहे कुछ शेल्टर हाउस है जहां उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है, कपड़े से लेकर हर चीज, किताबें, और आश्रम शालाएं बनाई गई उनकी, जहां उनको एडमिशन भी दी जाती है और कोशिश करते हैं कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो आज का बड़ा मुद्दा यही कि आखिर भारत का भाग्य कैसे उदय होगा। ये लोग जो भारत के भाग्य विधाता हैं, अगर इसी तरीके से सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, और हम जो कि उस पावरफुल पोजीशन में जो इनकी मदद कर सकते हैं, जब तक इन बच्चों को लेकर संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक कैसे भारत का भाग्य उदय हो पाएगा। बात करते हैं, मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। शुरुआत करना चाहूंगा आशा मुकुंदन से। आशा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये सर्वे आपने किया है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको ये स्टडी करनी पड़ी? क्यों ये स्टडी जरूरी है इस देश के लिए, समाज के लिए? पहले तो ये स्टडी टाटा इंस्टीट्यूट और एक्शन एड के कोलैबोरेशन से हुई है, और कहीं पे भी बंबई में या इंडिया में स्ट्रीट चिल्ड्रन की आंकड़ा नहीं है। बात ऐसे है कि जब तक आंकड़े नहीं होते, जब तक उनकी सिचुएशन की एविडेंस नहीं होती हमारे पास, तब तक उसके ऊपर कोई पॉलिसी लेवल या कोई प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे पास बहुत से संस्थाएं हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, लेकिन ये सब एक्सपीरियंसेस कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसलिए TISS ने ये स्टडी किया है, और ये पूरा स्टडी को डॉक्यूमेंट करते हुए आज हम लोग ने वो स्टडी रिलीज भी किया है। और मिनिस्टर मैडम वर्षा गायकवाड़ मैडम ने इसको इनॉग्रेट किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी रिकमेंडेशंस हैं, वो सारे रिकमेंडेशंस को वो गौर से देखेगी और शी विल इम्प्लीमेंट इट। बिल्कुल, मेरे साथ क्योंकि यहाँ पर रूबिया भी मौजूद हैं, रजिया भी मौजूद हैं। पहला सवाल मैं रूबिया आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त यहाँ पर आपने स्लमडॉग जैसी फिल्म में काम किया, आपको उस फिल्म से शोहरत मिली, आप भी लगभग उसी बैकग्राउंड से आती हैं जिस बैकग्राउंड की हम आज बात कर रहे हैं, जहां पे सड़कों पर रहने को आदमी को मजबूर होना पड़ता है। आपको लगता है कि इस तरह की जो कोशिश होती है, जहां पर बच्चों को जो सड़क पर रहने को मजबूर हैं, उनको आम लोगों के साथ घुलाया मिलाया जाए, उनसे दोस्ती कराया जाए, उनका विकास किया जाए, ऐसी कोशिशें आपने होती हुई देखी अपने आसपास, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में? जब मैं पहले एक गरीब नगर में रहती थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है करके। कोई विकास नहीं होता था वहाँ पर, और कोई लोग भी नहीं आते थे उन्हें देखने के लिए। और साथ ही मुझे भी, क्योंकि मैं भी वहीं पे रहती थी, और बस यही चाहती हूँ कि सभी जो बच्चे लोग रोड पे रहते हैं या कहाँ पर भी रहते हैं और कचरा चुनते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में, और मेरे पास में भी है और मेरे एरिया में भी थे जब मैं पहले स्लम में रहती थी। तो लोग साथ में सारे समाज के साथ चले, और मुझे भी अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा, और जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कि वो सारे समाज के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से सड़क पर रह रहे हैं, इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और ऐसी एक कोशिश कर रही हैं रजिया, जिनको संयुक्त राष्ट्र का मलाला पुरस्कार से नवाजा गया है। रजिया जी,
आपकी कोशिशों की अगर बात की जाए, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से उदाहरण देखे हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि इस वर्ग के लिए कुछ करना जरूरी है? जैसा कि ग्रामीण इलाकों में होता है, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। हमारे इधर फुटबॉल की सिलाई होती है और रस्सियां बनती हैं। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था कि इन बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने के बावजूद उनके पेरेंट्स को हम बताते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन बात है वो जागरूकता की कमी है पेरेंट्स में, और अशिक्षा है, और अशिक्षा की वजह से गरीबी है, और गरीबी की वजह से ही बच्चे काम कर रहे हैं। और जब बच्चे काम करेंगे तो उनमें क्राइम भी हो रहा है और वे नशों की लत में भी बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी हो, ये स्टडी भी कहती है टिस की, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं, जिसके जरिए इतना बड़ा मुद्दा हमने अपनी जी मीडिया में आज उठाया है कि क्यों इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जाता। संजय रॉय साहब, आप काफी सालों से सलाम बालक ट्रस्ट चला रहे हैं। मुझे याद है 1988-89 में सलाम बॉम्बे नाम की फिल्म आई थी मीरा नायर की, जिसने शायद पहली बार संजीदगी से कोशिश की थी स्लम में रहने वाले बच्चों की तकलीफों को दिखाने की और किस तरीके से उनका शोषण होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1988 की उस फिल्म के बाद से लेके आज 2013 इन 25 सालों में कुछ भी बदला है। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आई थिंक इंडिया बाय एंड लार्ज हैज फेल्ड इट्स पुअर एंड इंडिया सर्टनली हैज फेल्ड इट्स चिल्ड्रन। अगर आप लास्ट सेंसस के हिसाब से देखोगे, 110 million children are supposed to be out of school, therefore potentially street children. And जब उस वक्त कैलकुलेशन किया गया था, उन्होंने कहा कि 20 साल लगेगा to create basic brick and mortar facilities to house 110 million children who are not in school. आज के दुनिया में, आज के हिसाब से हम सब कहते रहते कि हमारा फ्यूचर, भारत का फ्यूचर चिल्ड्रन है, पर हम करते क्या है उन लोगों के लिए? हाँ, in I think at the end of 1980s, 1989, 1990, a new bill was created whereby these street children were given rights. It was an extremely important bill, and the JJ Act that we all now follow has basically evolved from there. That's the only benefit that's happened today in this thing. But how do you benefit संजय जी, children? सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, पर क्या इन बच्चों को ये बात पता है कि इनके पास वो अधिकार है? क्योंकि मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, ये स्टडी कहती है कि करीब 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास अधिकार क्या है। एकदम सही है, क्योंकि ये बच्चे आते कहाँ से? गरीब घरों से आते हैं, गांव से आते हैं। जब यहाँ पे पहुंचते ना तो कोई उनका कोई सहारा करते, ना कोई गवर्नमेंट स्कीम्स होते, गवर्नमेंट स्कीम्स होते, गवर्नमेंट होम्स होते, बट बाय एंड लार्ज दीज आर नॉट एडिक्वेट. How many government homes are looking after how many children? And it is an impossible task, which is the reason why we keep saying the NGO sector has to be able to work together with government to deliver this. India is an incredible country. We're huge. Everything, in every issue, the problem is numbers and delivery system. कैसे करेंगे? जब तक हम साथ नहीं काम करेंगे, हर NGO मिलके, government मिलके policies बनाएंगे which are actionable policies. There's no point creating a policy which cannot be actioned. There's no point creating a policy which has no meaning. And many policies, unfortunately, today have been created for the sake of creating them, because it looks good on paper. उसको action करो. Only then will be able to create a sustainable system. जी आशा जी, अब क्योंकि ये बच्चे हैं, क्योंकि ये 18 साल के नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके पास किसी सदस्य को, सांसद को या विधायक को चुनने की ताकत नहीं है, क्या इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम इन बच्चों को लेकर इतना ज्यादा शिथिल रहता है, इतना सुस्त रहता है, इतना अनइंटरेस्टेड रहता है? हम ये बच्चे हैं कौन, यही हम नहीं जानते। ये एक इनविजिबल एक पॉपुलेशन है। तो जब तक हम इन बच्चों को एक्नॉलेज नहीं करते कि ऐसे बच्चे हैं रास्ते पे और उनकी ये समस्याएं हैं, तब तक हम इन बच्चों के बारे में बात ही नहीं कर सकते। राइट्स तो अलग बात है, हम लोग उनकी इंडिविजुअलिटी या उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में ही हम लोग बात नहीं करते। और ये बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई की नहीं है, बल्कि देश भर के बच्चे परेशानी में हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीब आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं या स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इन बच्चों की समस्याओं को लेकर वाकई में गंभीर है?
हमारे देश में बच्चों का संघर्ष पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 13 लाख बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। लेकिन समस्या कुपोषण से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। सवाल इन 13 लाख का नहीं बल्कि 15.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का है। भारत की जनसंख्या का 13.1% हिस्सा 6 साल तक के बच्चों का है, यानी करीब 15 करोड़ 90 लाख, जिनमें से करीब 8 करोड़ 30 लाख लड़के और करीब 7 करोड़ 60 लाख लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या में एक बड़ा फर्क भ्रूण हत्या का है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों के सामने कई समस्याएं हैं। कुपोषण एक बड़ी समस्या है। करीब 42% यानी 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। इसके अलावा आधे से ज्यादा बच्चे यानी 53% बच्चे पहले से 10वीं के बीच ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 2012 में बच्चों के खिलाफ भारत में 38,000 से ज्यादा अपराध हुए, तो वहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने करीब 28,000 अपराध किए। आंकड़े जो कहानी कहते हैं उनसे नीतियां बनती हैं, लेकिन बचपन बचाने के लिए आंकड़ों की नहीं, साथ आने की जरूरत है। आसपास नजर दौड़ाइए, शायद किसी बच्चे को हमारी मदद की जरूरत हो। और पहली बार एक कोशिश हुई है टिस्क के द्वारा, जिसमें मुंबई में सड़क पर रहने वाले बच्चों को जोड़ा गया, उनकी संख्या की गई, उनकी गणना की गई। मेरा सवाल यहां पर है संजय रॉय जी से। संजय जी, इस तरह का आंकड़ा, इस तरह की कोशिश, हम आपको बताते हैं कि मेरे साथ सौरभ शुक्ला जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ सर, आपका स्वागत है। अब आपका पिछले सेगमेंट से इंतजार कर रहे थे। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कोशिश होनी चाहिए कि जो ये जनगणना हुई है, इसकी वाकई में हिंदुस्तान भर में सरकार की मशीनरी द्वारा इस तरह की जनगणना की जाए, जो बच्चे सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उसके बाद ही क्या उनका विकास या उत्थान के बारे में काम हो सकता है? जरूर हो सकता है। जैसे एनएसी ने एक रिकमेंडेशन भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो शाम को क्लासेस चलाए इन बच्चों के लिए। बाकी जो कम्युनिटी सेंटर्स है, बारात घर है, डिसयूज जो एमसीडी स्लम डेवलपमेंट विंग का कम्युनिटी सेंटर्स है, वो एनजीओज को ऐसे सौंपा दिया जाए ताकि वहाँ पे बच्चों का संख्या, वो उनका देखभाल करे, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। ये याद रखना कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ प्रोवाइड करते तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपने लिए। आज सलाम बालक ट्रस्ट में हमारा एक बच्चा है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 6 बच्चे हैं जो यूएसए में उन्होंने स्कॉलरशिप जीता है। तो यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, दे कैन सक्सीड, एनी चाइल्ड कैन सक्सीड, बट वी हैव टू अलाउ देम देयर चाइल्डहुड, वी हैव टू अलाउ देम टू ड्रीम। And until unless we are able to do that, we are failing. It's no point carrying on about shining India, fantastic India, ये हमारी import, वो हमारा GDP, when we have failed our basic constituency, which is children, we failed our country. आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। जब हमारी नींव पे लगातार दीमक लगती जा रही है, हमारी जो इमारत है वो कैसे बुलंद होगी? नींव ही खोखली हो चुकी है। मेरे साथ सौरभ जी जुड़ गए। सौरभ, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने दिल्ली में इस तरह की परिस्थितियां देखी, अब आप मुंबई में हैं। मुंबई में इस तरह की फिल्में बनी, आप स्लमडॉग मिलियनेयर में भी थे, जहां पर इन्हीं बच्चों को लेकर, इसी तबके को लेकर पूरी फिल्म बनाई गई। आपको लगता है कि ये जो स्थिति है भारत के अंदर, इसको बुनाने की कोशिश भी पश्चिम बहुत करता है, चाहे वो फिल्मों के जरिए या ये दिखाने के जरिए कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है? काफी हद तक ये बात आपकी सही है, क्योंकि हम लोग अपनी फिल्मों में और अपने लिटरेचर में हमेशा ये कहते रहे हैं कि नहीं भाई गरीबी मत दिखाओ, या किसी ने अगर ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की तो हमेशा ये कहा गया कि इस देश को बेचा जा रहा है। बाकायदा जब स्लमडॉग मिलियनेयर बनी भी थी तब भी ये बात उठी थी और कहा गया था कि हिंदुस्तान की गरीबी को बेचा जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खुले रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सिनेमा लिटरेचर उसके थ्रू आना चाहिए।
चूंकि स्लम डॉग मिलियनेयर जो थी वो एक विदेशी ने फिल्म बनाई थी और उसको बनाने के बाद उसको ऑस्कर्स मिले थे, 8 ऑस्कर्स मिले थे, जो कि अपने आप में हिस्ट्री थी। उसकी वजह से सडनली आफ्टर दैट वी स्टार्टेड ओनिंग दैट फिल्म, बट व्हेन द फिल्म केम तब सभी लोग इसके काफी खिलाफ थे। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं कहीं नेट पे पढ़ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने ये पढ़ा था कि आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में दुनिया की जो पुअर पॉपुलेशन है उसका 20% हमारे देश में रहता था, और आफ्टर वी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और आज हर एक को ये मुगालता सा है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा है दैट इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 35%। सो विच इज अ शॉकिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते, अगर हम इसको दिखाते नहीं है, तो ये बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये जो अंतर है अमीर और गरीब का, ये बढ़ता जा रहा है, और जो परिस्थितियां हैं वो गरीब आदमी के लिए बद से बदतर होती जा रही हैं। मेरे साथ रजिया यहाँ पर है, मौजूद है। रजिया, आप क्योंकि इस सिस्टम से लड़ रही हैं, आपने वाकई में यहाँ पर वो मेहनत करके दिखाई है कि कैसे सिस्टम से लड़ा जाता है, और आपकी इस ताकत को विदेशों ने भी पहचाना और आपको सम्मानित भी किया। आपके हिसाब से सबसे बड़ी कमी कहां पर है? सरकार नियम बनाती है, सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए पैसे रिलीज भी होते हैं, फिर क्यों दिक्कत कहां है? जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने अभी तक यही देखा है कि चाहे तुम कितने भी कानून बना लो, कितने ही एक्ट बना लो, कितने ही सर्वे कर लो, चाहे कितनी भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक जो बच्चों का हक है उसे पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो उन चीज का कोई भी फायदा नहीं है। और हम अपने भाषण में चाहे कितने ही बच्चों को देश का भविष्य कह लें, लेकिन जब तक उनके पास वो चीज नहीं पहुंच रही है, जो सरकार की तरफ से उन्हें फैसिलिटीज दी जा रही हैं वे नहीं मिल रही हैं, या जो ऑफिसर सरकार ने बिठाए हुए हैं वे पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, तब तक इस चीज का कोई फायदा नहीं है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान का अपना प्रोग्राम चलाया हुआ है, लेकिन जब तक पूरी तरह से किताबें दी जा रही हैं, कॉपी नहीं दी जा रही, तो किताबों से बच्चे पढ़ लेंगे लेकिन लिखेंगे किससे? बिल्कुल। और शायद रूबिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो जीवन देखा है, आप उस इलाके में रही हैं, क्या आपने भी अपना अनुभव से बताइए, क्या आपने फेस की ऐसी चीजों को कि सरकार ने या सरकारी अमले ने किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की हो, और क्या वो मदद वाकई में जेन्युइन थी? हमें जो भी मदद मिली थी, मीन्स जब हम स्लम में रहते थे, तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कोई मदद सरकार ने दी है, पर हमें सब जगह से बोलता था कि कोई भी आके, या कोई भी हो, मेरे घर से हो या बाहर से हो, सब हमें यही बोलते थे कि सरकार ने ये मदद की है या सरकार ने ये बोला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था हमारे स्लम में, या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मुझे भी देख के दुख होता था कि हम लोग के साथ क्यों नहीं होता ये सब, जो सब पढ़ाई करने जाते हैं और हमारे स्लम में सब ऐसी झोपड़े में रहते हैं, और बहुत गरीबी भी थी, और मैं भी उस गरीबी में रहती थी स्लम में, तो बहुत दुख होता है ये सब देख के कि हमारे देश में ये सब क्यों होता है। आशा जी, जहाँ तक हम आशा जी, आप खुद बाहर रहते तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे। आप खुद सुन रही हैं, 2 ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने सब अपनी आंखों से झेला है, देखा है, और उसके बाद उसको लड़कर आगे निकले हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या आपको लगता है कि जितनी भी कोशिशें सरकारों से की गई है वो काफी है? आशा जी के साथ मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, फोन लाइन में दिक्कत आ गई है, लेकिन हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सौरभ शुक्ला जी, अब आप बताइए, आप अपने अनुभव से बताइए, क्या लगता है कि सिंसियरली, सीरियसली हम सब ने, हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकारों ने वो एफर्ट किया है जिसकी उनकी अपेक्षा थी? देखिए, मेरे ख्याल से नीति के हिसाब से तो मेरे ख्याल से हर सरकार ने इसका प्रोविजन किया ही होगा, जरूर ये चीजें बनी होंगी, लेकिन जैसा कि जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने अभी अभी कहा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है और खुद सहा है इस बात को, कथनी और करनी का जो फर्क होता है वो हमारे देश में काफी ज्यादा है।
तो इसमें किसी एक सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है, और इसमें खाली सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है। हमें खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं तो लोग उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए अकाल में जो पैसा जाता है अकाल पीड़ित जगहों पर, वहां पर आप स्कैम्स सुनते हैं। तो जब तक ये आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हर इंसान जो है इसको इस तरह के करप्शन को एक हेय दृष्टि से नहीं देखेगा, ये बहुत दुखदायी स्थिति है और रहेगी। सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि करप्शन दूसरे करते हैं, खुद हम लोग कभी करप्शन नहीं करते हैं और ना ही सोचना चाहते हैं। संजय रॉय जी, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक में आने से पहले आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा जाते जाते, क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है, कोई रास्ता, कोई तरीका आप सुझा सकते हैं जिसमें इस पूरे वर्ग को जो आज पिछड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत का बचपन काफी गरीब और आप कह सकते हैं दबा हुआ नजर आता है, वो आगे आ सकता है? मैं एक चीज उसको मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा, it's not good enough just to continue to blame Sarkar. Each one of us has to take a responsibility to ensure that those who do not have anything, we have to give back to society. Those of us who have to give back. Policies have to be created. Policies have to be created which can be implemented. हजारों लॉ बनाओगे, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला है. There has to be a distribution system. And talking about corruption will continue to exist as long as there's inequity. Because if there is inequity, people who don't have anything will continue to look for ways of trying to get what the other person has. We must create a system where there is equity, has to be the principle that has to be followed in any development model in the future by the governments of India and by people like us. लोकतंत्र का मेकओवर करने की कोशिश एक छोटा सा प्रयास होता है हम सबकी तरफ से। आज बात हो रही है भारत के उस बचपन की जो सड़कों पर रहने को मजबूर है, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। मैं तमाम पैनलिस्ट से अपने इस आखिरी सेगमेंट में जानना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा आशा मुकुंदन जी से, जिसने ये पूरा सर्वे किया मुंबई की सड़कों में रहने वाले बच्चों के लिए। आशा जी, हमने देखा आपके सर्वे में बहुत से ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। किस हद तक बच्चे नशे के आदी हैं, किस हद तक बच्चे अपराध में शामिल हो जाते हैं जो सड़कों पर रहते हैं गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से। आपके हिसाब से समस्या का समाधान क्या हो सकता है? पहले तो हमारे स्टडी में अपराध के बारे में कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन और अपराध को हम लोग जुड़े ना, ये दो अलग अलग मुद्दाएं हैं। हमेशा ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सड़क में रहने वाले बच्चे अपराध की ओर जाते हैं, ये हमेशा सच नहीं है। दूसरी बात, जो एडिक्शन की बात आती है, जो हमने कहा था कि ऑलमोस्ट 15% बच्चे मिले थे, यानी जो देखे हुए संख्या है वो 15% है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि काफी बच्चे हैं, अगर हम उनसे पूछे कि आप नशा करते हो तो वो ना ही बोलेंगे। लेकिन जो ये 15% जो है वो देखे हुए बच्चे हैं। कहीं पे भी महाराष्ट्र में बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर है नहीं। बंबई में एक या 2 हो सकती है, बस उससे ज्यादा तो है नहीं। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर है ही नहीं जी। ड्रिंकिंग वाटर बच्चों के लिए सुविधा है नहीं। इवन बच्चे अगर टॉयलेट जाना चाहते हो या पब्लिक टॉयलेट या प्राइवेट टॉयलेट उनको यूज करना है तो उनको 5 रुपया देना पड़ता है। अब ये सड़क पर रहने वाले बच्चे अगर 10 रुपया देना है उनको 10 रुपया देना पड़ता है स्नान करने के लिए और 5 रुपया टॉयलेट में, तो उन लोग सोचते हैं 2-3 दिन के बाद हम एक बार स्नान करते हैं ताकि हम लोग 10 रुपया बच सकें। रुबीना, आपके हिसाब से क्या समस्या का समाधान हो सकता है? मैं तो इतना कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैं अभी फिलहाल बहुत छोटी हूँ, पर मैं बस जहाँ तक मैंने देखा है स्लम में और सब जगह, मैं तो यही देखती आई हूँ कि कोई नशा कर रहा है तो कोई रास्ते पे ही टॉयलेट कर रहा है। सब बच्चे भी है, बड़े भी है। अगर सब बच्चों के ऊपर देखे तो नहीं होगा कुछ ऐसा। अगर बड़े को देख के सब बच्चे लोग सब सीखते हैं और हम भी बड़े को देख के सब सीखते हैं। बिल्कुल। तो अगर बड़े मीन्स सब बच्चे को अगर ठीक रास्ता दिखाए
तो बच्चे भी उसी रास्ते पे चले गए। और नशा भी, जहाँ तक नशे की बात है, तो नशा बड़े लोग ही निकालते हैं और उसी को देख के बच्चे लोग भी सोचते हैं कि हम भी ट्राई करें। आप महत्वपूर्ण बात कह रही थी, सुझाव के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसे चाहिए कि जो बच्चे काम कर रहे हैं उसका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिस तरह से हमारे बच्चे हैं वे दूसरे भी बच्चे अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों को समझें। और जो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वो बच्चों से काम कराते हैं, उन्हें जो उनका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सब जगह चाइल्ड लेबर फ्री कर देना चाहिए। जी सौरभ जी, एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से जाते जाते इस समस्या के समाधान पर रोशनी जरूर डालें। देखिए, ऐसा है कि अगर इस समस्या का समाधान पूरी तरह से मेरे पास होता तो यकीन मानिए मैं जरूर इस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस समस्या का समाधान जो है वो मेरे ही अंदर छुपा हुआ है, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास ही छुपा हुआ है। इसलिए मैंने कम से कम ये तय किया है कि मैं एक तो जो ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसको कभी बढ़ावा नहीं दूंगा जी, ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है उसमें लोग प्लीज इस बात को समझें कि दैट कोई भी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, चाहे वो आप उनको लेबर की तरह यूज करते हैं या उनको नशे का आदी बनाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा न करें। क्योंकि आप मैं माफी चाहता हूं सौरभ जी, मैं आपको और पे टोक रहा हूं। स्पीशीज जो है वो बच्चों से ही चलती है। जी शुक्रिया सौरभ जी, आशा जी, रूबिया, रजिया, आप सबका शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव बता के जरूर जाना चाहेंगे उस व्यवस्था को जो इस देश का, भारत के भाग्य को बना सकती है। सड़क पर रहने वाले बच्चों की गणना करना बहुत जरूरी है ताकि हम उनको अपनी मुख्य धारा में शामिल कर सके। बच्चों के लिए विशेष नीतियां बनानी होगी, इन बच्चों को इनके अधिकार बताए जाएं, ये भी बहुत जरूरी है, उनको जागरूक बनाया जाए। मुख्य धारा में शामिल करने की संजीदगी से कोशिश हो तो शायद इस समस्या का समाधान कुछ हद तक हम निकाल सकते हैं। तो आज के भारत भाग्य विधाता में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।